जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैनेजिंग स्कीमा ऑब्जेक्ट्स करंट फन चैप्टर के मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं कि टेबल्स जिसे आप नॉन पार्टीशनड अनक्लस्टर्ड रिलेशनल हीप टेबल्स कहते हैं वो क्या होते हैं, टेबल्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या बला होती हैं। यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट लाइक प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल डिस्कस नहीं करेंगे। उनके वैलिडेशन के क्या लाइक मोड्स होते हैं। देन इंडेक्सेस की टाइप्स, व्यूज, सीक्वेंसेस एंड टेम्प टेबल्स, ये क्या बला होती है। Initially, what is schema? जब आप कोई यूजर क्रिएट करते हैं, the schema going to be generated inside your database. इसके अंदर यूजर और स्कीमा के दरमियान 1-to-1 का रिलेशनशिप होता है। जैसे ही आप कोई यूजर ड्रॉप करेंगे, द करस्पॉन्डिंग स्कीमा going to be dropped. Schema is what? It's basically an object that contains the metadata of everything under the ownership of some user. क्योंकि it's an ORDBMS, everything is an object, table, cluster, index, IoT, sequence, package. इवन के एक कोई आप प्रोसीजर लिखते हैं, ठीक है, क्यूज, आपके पास एनी वन थिंग, व्यूज, मटीरियलाइज व्यूज, जो भी चीजें, दीज आर ऑल लाइक योर ऑब्जेक्ट्स. इफ दे आर ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर डेफिनेशन इज प्रेजेंट इनसाइड स्कीमा. एक टेबल है तो टेबल के कितने कॉलम्स हैं, उसका डेटा किन ऑरेकल ब्लॉक्स में पड़ा हुआ है, किस डेटा फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, उस सेगमेंट के अपने लाइक जो भी मेटा डेटा इट्स प्रेजेंट इनसाइड स्कीमा. वंस द यूजर गोइंग टू बी ड्रॉप, इट्स करस्पॉन्डिंग स्कीमा गोइंग टू बी ड्रॉप. इनसाइड 11G हमारे पास स्कीमा एक सेपरेट टैब है. उस टैब में जितने स्कीमा ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे व्यूएबल होते हैं, लाइक डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम यूनिट्स, XML-DB ऑब्जेक्ट्स, MVs, यूजर्स, दीज आर ऑल लाइक योर स्कीमा ऑब्जेक्ट्स. ये किसी स्कीमा के अंडर सारी की सारी चीज़ें रजिस्टर की जाती हैं. यूजुअली स्कीमा ऑब्जेक्ट्स में हम टेबल्स, क्लस्टर्स, इंडेक्सेस, IoTs, लिंक्स, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनके ऊपर कन्वेंशन ये होती है कि 30 करैक्टर तक का नाम हो सकता है. हाँ, डेटाबेस लिंक्स कैन लाइक वेरी अप टू 1 to 8 करैक्टर, 1 to 8 बाइट्स या करैक्टर्स तक भी वो जा सकते हैं. लेकिन सिड नेम आपको पता है वो 8 करैक्टर से बड़ा नहीं होता. सो ठीक है, हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन ये है कि ऑरेकल रिजर्व वर्ड्स आप यूज नहीं करेंगे. अगर आप सिंगल कोट्स, डबल कोट्स में नहीं लिखते तो देन लाइक यू कांट राइट लाइक दिस वन, क्रिएट टेबल, लाइक आप यूं नहीं लिख सकते माई टेबल, माई स्पेस टेबल, नो स्पेस, अंडरस्कोर डालेंगे. लेकिन अगर आप डबल कोट्स यूज करते हैं तो देन आप स्पेस डालें. आप चाहे ऑरेकल के रूल्स को फॉलो ना करें, नो इशू. लेकिन फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी कि आप इवन स्लैक की भी क्यूरी लिखते हैं ना, स्लैक टेस्टिक फ्रॉम, तो आपको डबल कोट्स में केस सेंसिटिविटी के साथ माई का एम बड़ा, टेबल का टी बड़ा, यूं लिखना पड़ेगा. इवन के स्लैक की स्टेटमेंट भी लिखनी है तो आप डबल कोट्स के बगैर नहीं लिख सकते. सो अगर आप कन्वेंशंस को फॉलो करेंगे इट वुड बी ओके, नहीं फॉलो करते सो इट्स योर हेडेक. हाँ, हमारा काम है यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ लें फॉर विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स. अगर आप टेबल्स की बात करें तो हमारे पास टेबल्स की सो मेनी टाइप्स आर देयर. लाइक मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, एक होते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट टेबल्स, ठीक है, मैं उनकी उस कैटेगरी की, या मैं कंपोजिट या नेस्टेड टेबल, ठीक है, ये आपके पास नेस्टेड टेबल इज अ डेटाबेस स्कीमा ऑब्जेक्ट नाउअडेज फ्रॉम 10G टू ऑनवर्ड. मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ इट्स नॉट लाइक XML टेबल्स या स्पेशल टेबल्स भी नहीं है. दीज आर कॉल्ड 2D रिलेशनल टेबल्स, या जिसकी हम टेक्निकल सेंस में जिसे हम बोलते हैं इट्स कॉल्ड नॉन पार्टीशनड अनक्लस्टर्ड रिलेशनल हीप टेबल्स, क्योंकि हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं. इनकी 4 टाइप्स होती हैं. नॉन पार्टीशन, देन वी हैव पार्टीशनड, हमारे पास एक होता है पार्टीशन टेबल्स, देन वी हैव क्लस्टर्ड टेबल्स, एंड द लास्ट वन इज IoTs जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल्स. ठीक है, सो मैं इसमें पहली वाली कैटेगरी जिसे हम सादा टेबल, 2D रिलेशनल टेबल, नॉन पार्टीशन अनक्लस्टर्ड रिलेशनल हीप टेबल, आप सबको पढ़ेंगे इन फ्यूचर. लाइक पार्टीशन टेबल्स भी आएंगे, क्लस्टर टेबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, IoTs उनकी कितनी टाइप्स होती हैं, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं. सो इनिशियली अभी बात करते हैं कि ये जो आपके पास 2D टेबल्स होते हैं, इन टेबल्स में भी लॉट ऑफ टाइप की डेटा टाइप्स यूज की जा सकती हैं. चंद एक डेटा टाइप्स जो आप पहले भी शायद सीक्वल वगैरह में भी पढ़ के आते हैं, लाइक करैक्टर, वारचार्ट, टू डेट, नंबर. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. सो जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू इन्वोक EM ताकि हमारे पास कोई चीज़ आ जाए. कितना है जी, 192.168.1.78.
1158 पोर्ट है, HTTPS यार प्रोसेस भी तो टर्मिनेट किया था। LNXDB देखिए इधर होगी कनेक्शन इन्फो, इट्स 192.168.1.78। अच्छा सॉरी यार, इसकी प्रॉक्सी इनेबल होगी। आ गया। ये देखिए जी, like I'm going to schema objects. Inside schema objects, like the object known to be as table, and now I'm going to create a table. Create like कौन सा standard heap organized temp table क्या IoT, it's a standard heap organized। अब ये देखिए नेम, like मैं यहाँ पे लिखता हूँ my_table, ठीक है। अभी ये देखिए यहाँ पे डेटा टाइप्स, दीज आर ऑल डेटा टाइप्स, varchar2 नंबर, डेट, कैरेक्टर, फ्लोट, इंटीजर, nchar, nvarchar2, long, raw, roid, uroid, blob, clob, nclob, bfile, timestamp, interval, year, date, binary double, binary float, XML टाइप, दीज आर ऑल डेटा टाइप्स। इनमें से चंद एक लाइक हमारे पास स्केलर डेटा टाइप भी हैं, चंद एक लॉब्स डेटा टाइप्स भी हैं, चंद एक स्पेशल डेटा टाइप्स भी हैं। हाँ बहरहाल यहाँ पे देख लीजिए कि आपको पता है कि पुरानी डेटा टाइप्स उनके साथ तो आप खासा फेमिलियर हैं। करैक्टर, ये फिक्स लेंथ करैक्टर सेट होता है, लाइक अगर आपने किसी का लिखा जी नेम की वैल्यू करैक्टर में 20, सो आप नेम चाहे अली सेव करें, रेंज कितनी दी है 20, इट वुड टेक फिक्स 20 बाइट्स, और इसमें मैक्स रेंज कितनी होती है 2000। varchar2 में कितनी होती है 4000। बट varchar2 में क्या होता है कि अगर इसकी डेटा टाइप varchar2 होती और आप 20 लिखते तो अली वुड टेक ओनली 3 बाइट्स, नॉट 20 बाइट्स। ये वेरिंग लेंथ का होता है, ये फिक्स लेंथ का होता है। डेट वैलिड डेटा टाइप है, 7 बाइट्स टेकअप करती है, बिफोर क्राइस्ट लाइक 4712 बिफोर क्राइस्ट से लेके आफ्टर डेथ 9999, दिस वन इज 2011, इतना टेकअप करती है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आपके पास कह लें कि डे, आवर्स, मिनट्स, सारे के सारे मिनट्स और सेकंड्स तक सेव होता है। नंबर विद प्रिसीशन एंड स्केल, सो नंबर में ये होता है कि जैसे जैसे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद अगर लाइक -1 2 3.145 जितनी प्रिसीशन बढ़ेगी बिट बाइट टेकअप करने का मैकेनिज्म वेरी कर जाता है, पॉजिटिव नंबर के लिए, नेगेटिव नंबर के लिए। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप फ्लोट यूज कर लें, डबल यूज कर लें, बाइनरी इंट यूज कर लें, बाइनरी डबल यूज कर लें। ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं दीज आर फिक्स्ड विड्थ, ये फिक्स्ड विड्थ लाइक 32 बिट या 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस हैं। एज कंपेयर टू नंबर ये ज्यादा जिसे कहते हैं आपके यूज किए जाते हैं, या फ्लोट ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, जिनके साथ nchar या nvarchar वगैरह आता है, ये नेशनल कैरेक्टर सेट या nclob, जो कि आप रन टाइम पे फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन वगैरह डेटा अगर सेव करना है तो ये नेशनल कैरेक्टर सेट के अकॉर्डिंगली सेव करते हैं। हाँ, जहां तक बात है पुराने वक्तों के अंदर लॉन्ग डेटा टाइप्स की, पुराने वक्तों में लॉन्ग रॉ और रॉ, ये 3 डेटा टाइप्स यूज होती थी। अगर आपने कैरेक्टर डेटा लिखना है 2 GB का, यूज लॉन्ग रॉ। अगर आपने बाइनरी डेटा 2 GB का लिखना है, और रॉ के अंदर अगर आप साइज देते हैं तो ये 2000 बाइट्स का जिसे कहते हैं आप मैक्स डेटा लिख सकते हैं। बट ये जो पुरानी डेटा टाइप्स थी इनकी चंद एक लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस ये थी कि लाइक इफ यू हैव अ टेबल ऑफ एम्प्लॉय एंड आई वांट टू मेक लाइक रॉ या लॉन्ग मैं या रॉ रख रहा हूँ, और रॉ एक इमेज है ना, लाइक एम्प आईडी, उसकी सैलरी, और ये मैं इसका रख रहा हूँ जी रॉ इज व्हाट लाइक इट्स थंब स्कैन, या आप कह लें कि जो भी इसका आईरिस पोजीशन वगैरह है आई की, उसकी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर रहे हैं। सो पुराने वक्तों में था कि आप 2 GB से ज़्यादा का डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। नंबर 2 ये होता था कि एक टेबल में एक ही कॉलम लॉन्ग डेटा टाइप का या रॉ या लॉन्ग रॉ एक ही रख सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। और नंबर 3 ये रिस्ट्रिक्शन होती थी कि जिस ऑरेकल ब्लॉक के अंदर डेटा सेव होता था आपका, बाकी स्केलर लाइक आईडी 1 2 3, सैलरी 1000, ठीक है, एड्रेस जो भी आपका है, जहाँ पे ये डेटा सेव होना है वहीं पे आपका लॉब डेटा टाइप ये भी सारे का सारा उधर ही सेव होना है। अगर उस ऑरेकल ब्लॉक में पूरा नहीं आता तो फिर अगले ऑरेकल ब्लॉक के साथ रो चेनिंग या
आपकी फर्दर चेनिंग टाइप इफेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन आजकल ये डेटा टाइप्स यूज नहीं होती हैं। आजकल कौन सी यूज होती हैं? लाइक वी हैव लॉब डेटा टाइप्स। और लॉब डेटा टाइप्स में हमारे पास यूज होती है जी बीलॉब, सीलॉब, एनसीलॉब एंड बी फाइल। ये 4 डेटा टाइप्स यूज होती हैं। अब इसमें ये होता है कि बीलॉब, सीलॉब, एनसीलॉब, दीज आर 3 इंटरनल लॉब्स। ये 4 GB, हर सेल में 4 GB वैल्यू हो सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक टेबल के अंदर जितने मर्जी स्केलर डेटा टाइप्स बनाएं, लाइक आईडी, नेम, सैलरी, आगे उसकी पिक्चर आ गई एम्प्लॉय की, ये आपने बीलॉब बना दी। आगे सीलॉब, उसका जिसे कहते हैं फर्दर लाइक स्पेशल नोट या कोई भी उसकी कह लें क्वालिटीज वगैरह हैं, वो आपने सीलॉब के अंदर सेव की हुई हैं। सो अगला एक और कॉलम है, वो बी फाइल है, जितने मर्जी रखें। हर एक के अंदर 4 GB का डेटा सेव हो सकता है पर सेल वैल्यू। एंड नंबर 2, इसमें ये होता है कि जो बाकी स्केलर डेटा लाइक 111, नेम इज अली, सैलरी इज 10,000, ये सेपरेट ऑरेकल ब्लॉक में सेव होगी। जिस ऑरेकल ब्लॉक में ये रो सेव होगी, वहां पे लॉब का जस्ट पॉइंटर सेव होगा और बाकी उसका डेटा अपनी लॉब टेबल स्पेस के अंदर जाएगा। सो नो रो चेनिंग, नो रो माइग्रेशन, क्वाइट लाइक गुड मेथोडोलॉजी। सो आजकल कहीं पे भी लॉन्ग ग्राफ बहुत रेयर केस है कि यूज हो। आजकल ये सारी की सारी डेटा टाइप्स लाइक बीलॉब, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। अगर करैक्टर डेटा, टेक्सचुअल डेटा आपने सेव करना है और 4000 करैक्टर विड्थ तक का करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वारचार के अंदर टाइप कास्ट हो जाता है। आपको टाइप कास्टिंग के लिए कोई डेटा टाइप यूज या कोई फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता। अगर बियॉन्ड 4000 वर्ड्स है या बाइट्स है तो फिर ऑटोमेटिकली, क्योंकि 4 GB तक सपोर्ट करता है। एनसीलॉब, अगर आपको नेशनल करैक्टर सेट यूज करते हुए कि फ्रेंच, चाइनीज, जर्मन या किसी भी नॉन डिफॉल्ट लैंग्वेज के अंदर करना है। बी फाइल, इट्स एक्सटर्नल टू द डेटाबेस। सो जस्ट लाइक जैसे कोई इमेज फाइल है, ऑडियो फाइल है, वीडियो फाइल है, इसके जस्ट पॉइंटर्स डेटाबेस के अंदर सेव होंगे, टेबल में सेव होंगे रो के अगेंस्ट। हाँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप कोई भी और वहां पे आपकी बी फाइल्स वगैरह सेव होंगी। सो बी फाइल इंटरनल लॉब नहीं है, इसका डेटा इनसाइड डेटाबेस स्टोर नहीं होता। होती है, हो जाती है। आगे हमारे पास स्पेशलाइज टाइप की डेटा टाइप्स आती हैं। लाइक हमारे पास आ जाती है रो आईडी, यू रो आईडी। रो आईडी इज अ कंप्लीट डेटा टाइप। अगर आप लिखें ना सेलेक्ट रो आईडी लाइक एनीथिंग फ्रॉम से यू गॉट लॉग्ड इन as a system oracle and I'm going to write like select row id comma depth id from scott.depth। ओहो, dpt id क्या नाम है यार उसका? डेप्थ डिपार्टमेंट नंबर है कि डिपार्टमेंट आईडी है? अच्छा, नंबर होता है। ये देखिए, इट्स 18 डिजिट हेक्साडेसिमल एनकोडेड, जो कि हर एक के रो के हेडर में सेव होता है। जो आपके ओरेकल ब्लॉक, इफ यू आर प्रेजेंट इनसाइड ओरेकल ब्लॉक, तो ओरेकल ब्लॉक के अंदर जितनी भी रोज बनती हैं, हर रो के हेडर के अंदर उसका यूनिक रो आईडी सेव होता है। सो इट्स ऑफ लाइक, और जो रो आईडी एक डेटाबेस के रो के हेडर में सेव है वो किसी और के में नहीं हो सकता। इसी तरह से एक यू रो आईडी, यूनिवर्सल रो आईडी, इट्स द सेम थिंग। लेकिन यू रो आईडी के अंदर क्या होता है, 4 बाइट्स तक का डेटा बाय डिफॉल्ट सेव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन वगैरह में बहुत यूज होता है। अगर 2 डेटाबेसेस एक जैसी हैं, इवन के स्कीमा का नाम भी एक जैसा है, टेबल्स का भी नाम एक जैसा है, आप देखना चाहते हैं कि जी एक के रिकॉर्ड दूसरे में उठ के गए कि नहीं गए, एक सुरोगेशन की लाइक यू रो आईडी की बेस पे बना लें, क्योंकि हर डेटाबेस की रो आईडी का एड्रेस अपना होगा, वो दूसरे डेटाबेस की रो आईडी के साथ मैच नहीं करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है, आपको इंटेग्रिटी के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, सो दीज आर सम स्पेशलाइज्ड डेटा टाइप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास टाइम स्टैम्प जो कि नैनो सेकेंड 9 डिजिट्स तक प्रेसिशन के साथ लाइक सेंटी सेकेंड्स, देन मिली सेकेंड्स, देन पिको सेकेंड्स तक आपकी प्रेसिशन आफ्टर सेकेंड, क्योंकि डेटा टाइप सिर्फ सेकेंड्स के अंदर इंफॉर्मेशन रखती है, नॉट मोर देन दैट। और फिर टाइम स्टैम्प विद लोकल टाइम जोन एंड विद टाइम जोन, ये 2 डेटा टाइप्स भी आपके पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हैं। सो बहरहाल ये डिपेंडेंट है कि आप कौन सी डेटा टाइप यूज करते हैं। सो बीइंग अ गुड डीबीए, जब भी आप कोई टेबल बनाएं, सो क्रिएट योर टेबल, लेट अस चेक हमारे पास यहाँ पे कोई स्कीमा वगैरह है जिसके अंदर हम ये काम कर सकते हैं इंसर्शन का। क्या डेटाबेस का सीड है यहाँ पे जी? क्रिएट यूजर, ऑरानेट कोई यूजर है? होगा यार, चलें जी, इसी यूजर के अंदर रिसोर्स और DBA to अमान, इसकी कोई डिफॉल्ट टेबल स्पेस नहीं बनाई, तो कौन सी टेबल स्पेस होगी? यूजर्स। ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। लें जी, अब से
यू गॉट लॉग्ड इन विद दैट वन यूजर। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेबल बना देते हैं। माई टेबल किस स्कीमा के अंदर है, इनसाइड अमान। उसकी डिफॉल्ट टेबल स्पेस खुद ही यूज कर लो जो उस यूजर की डिफॉल्ट टेबल स्पेस है, या आप यहाँ पे ब्राउज, क्योंकि रिसोर्स का रोल दिया ना उस यूजर को, तो रिसोर्स के रोल का क्या मतलब है, अनलिमिटेड कोटा ऑन ऑल टेबल स्पेसेस। लेकिन मैं यहाँ पे इसको किस में पुटअप कर रहा हूँ, एप्स डेटा जो हमने अपनी टेबल स्पेस बनाई थी वो यूजर यूज कर सकता है क्योंकि रिसोर्स का रोल है उसके पास। ठीक है, अब लाइक मैं यहाँ पे बताता हूँ जी क्या बनाना है, आईडी, नेम, और आगे बताएं जी सैलरी और एड्रेस। क्या क्या डेटा टाइप रखें, नंबर रख लेते हैं, नेम वार्शा2 रख लेते हैं, सैलरी किस में लेनी है जी आपने, अच्छा जी नंबर में लेनी, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं लेनी, अच्छा आपकी मर्जी जी। आईडी नंबर कितने, लाइक 10 डिजिट, नेम लाइक 20, सैलरी लाइक 10 और प्रिसिशन में कितनी दे दें इसके, 3 दे देते हैं। लें जी एड्रेस, खुश हो जाए ना, एड्रेस कितना है जी 40 बाइट्स का। और से हेयर यहाँ पे जी एस्टिमेट टेबल साइज, अगर मैं ये जो मैंने मैक्सिमम रेंज दी है, अगर ये मैं करते हुए 1 मिलियन रोज, 10 लाख रोज, 1 मिलियन, ठीक है 1 मिलियन रोज अगर मैं 10 लाख रोज बनाता हूं, तो मुझे बताओ कि भाई टेबल कितनी जगह टेकअप करेगा। इट वुड टेक 53.88 मेगाबाइट, मीन 54 MB जगह लेगा अगर 10 लाख रोज 1 मिलियन रोज आप इंसर्ट करते हैं और वो मैक्स कैपेसिटी तक यूज करते हैं, हर एक आईडी 10 डिजिट पूरे यूज करता है। तो ये अप्रॉक्स आपको बता रहा है कि आपकी टेबल स्पेस में इतनी जगह होनी चाहिए। से अगर मुझे पता है कि जी 1 मिलियन रोज ग्रो कर जानी है तो आप ठीक है इसको यूज कर लें, लाइक शो सीक्वल, तो क्रिएट टेबल अमाउंट डॉट माई टेबल, दिस वन, लाइक ये सारी की सारी स्पेक्स, टेबल स्पेस एप्स डेटा। आपके पास, आपके यूजर के पास इतनी प्रिविलेज होनी चाहिए कि वो इस एप्स डेटा को यूज कर सके। सो आई एम गोइंग टू जस्ट क्लिक ओके, द टेबल हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। गो एंड गॉन, आपका एक ये जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट गॉन टू बी क्रिएटेड। इसके ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, ये टेबल तो बन गया है लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई कॉन्स्टेंट, कोई इंडेक्स, नथिंग, कुछ नहीं है। ठीक है, जिसके सिर्फ 4 कॉलम्स हैं और ये बाकी सारी की सारी चीजें अभी हम लोगों ने बना दी। सो वंस योर टेबल गॉन टू बी क्रिएटेड यू कैन ऑल्टर इट। ऑल्ट्रेशन में लॉट ऑफ ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसके अंदर कोई कॉलम रन टाइम पे ऐड भी हो सकता है, ड्रॉप भी हो सकता है, उसके लिए सो मेनी रूल्स होते हैं जो आप सीक्वल वगैरह के अंदर पढ़ के आते हैं। हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बिजनेस इंटेग्रिटी को फुलफिल करने के लिए वी नीड कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स सिर्फ दुनिया में एक ऐसी चीज नहीं है कि आप बिजनेस इंटेग्रिटी या रूल्स वगैरह फुलफिल कर सकें। एप्लीकेशन कोड शुड बी देयर, वो भी यूज हो सकता है। ट्रिगर्स आर क्वाइट वेल, ये भी यूज हो सकते हैं। बट ये देखिए कि अगर आप चंद एक रूल्स लाइक प्राइमरी की कितने हो जाते हैं, एक होता है नॉट नल, कि नल के अलावा जो मर्जी वैल्यू डालो। एक होता है यूनिक, यूनिक क्या करती है, नल को अलाउ करती है, नल जितनी मर्जी डालो, जहां नल इज नॉट इक्विवेलेंट टू नल, नल इज नथिंग, सो एवरी नल इज यूनिक। यूनिक नल अलाउ करता है, नॉट नल नल अलाउ नहीं करता। दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है, प्राइमरी की। वी कैन ऑल्सो यूज फॉरेन की एंड चेक। दुनिया में सिर्फ ये 5 कॉन्स्टेंट है इस वक्त आपकी सोरेकल की वर्ड में, और इसके अलावा अगर कोई चेक लगाने हो, मुझे एक सैलरी का लॉगिन का टेबल बनाना है, मैं कहता हूं जी मंडे टू फ्राइडे जो भी बंदा एंटर हो बिटवीन 8 AM टू 5 PM, तो उसकी तो अटेंडेंस लगे, बाकी किसी टाइम की कोई अटेंडेंस ना लगे। सो आप क्या इसको इनसे कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। ट्रिगर इज अ क्वाइट ब्यूटीफुल थिंग। और ट्रिगर क्रॉस डेटाबेस भी लग जाता है कि फॉरेन की का ट्रिगर लगाना है जी, बेस टेबल ओरेकल के अंदर पड़ा हुआ है और जो रेफरेंस टेबल है सीक्वल सर्वर में पड़ा हुआ है। सो ट्रिगर कैन डू दैट वन, लेकिन आम कांस्टेंट ऐसा नहीं कर सकता। बट कांस्टेंट्स के चंद एक ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन कोड या ट्रिगर या कोई सा भी और लॉजिक प्रोवाइड नहीं करती। वो क्या चीजें हैं, लाइक नंबर 1 उनके ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग स्टेट्स के ट्रिगर को, ये कांस्टेंट को कब चेक किया जाए, एंड नंबर 2 कि उसकी वैलिडेशन की स्टेट, उसकी वैलिडेशन, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं जो कि डेफिनेटली आपको खासा हेल्पफुल होती हैं। ऑन अदर हैंड साइड ये देखिए, जब कभी भी आप, अगर मैं कहता हूँ कांस्टेंट, आई वांट टू इंपोज कांस्टेंट, किस टाइप का कांस्टेंट, लाइक कौन सा है, प्राइमरी की एडअप करना चाहते हैं, किसके ऊपर, आईडी के ऊपर एडअप करना चाहते हैं, तो हमेशा ये होता है कि इसका नेम क्या रखेंगे, my अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर pk, लाइक मैं ये रखूंगा। और ये देखिए स्टेट्स पूछ रहा है, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बताते, तो इट्स अनेबल वैलिडेट। जब आप प्राइमरी की और यूनिक
दो कांस्टेंट लगाते हैं तो जिस नाम का कांस्टेंट लगाते हैं उसी नेम से बाय डिफॉल्ट इंडेक्स भी बन जाता है, बी ट्री इंडेक्स। ठीक है, सो बाय डिफॉल्ट बी ट्री इंडेक्स गोइंग टू बी पॉपुलेटेड। तो ये देखिए, जिस अब ये कांस्टेंट का नाम क्या है, माय टेबल, तो यहाँ पे इंडेक्स भी इस नाम का बन चुका होगा, अभी नहीं दिखा रहा लेकिन लेटर ऑन, क्योंकि एक बार इसमें है जरा थोड़ा सा, एक बार अगर मैं कॉन्टेक्स्ट लूज करके जाऊंगा तो देन आपको दिखा देगा। आ जाओ भाई, एडिट, ये देखिए जी, जो कांस्टेंट का नाम था माई अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर पी के, जब प्राइमरी की का कांस्टेंट और यूनिक का कांस्टेंट लगाते हैं तो जो कांस्टेंट का नाम होता है उसी नेम से बाय डिफॉल्ट वो एक यूनिक बी ट्री भी बना देता है। लेटर ऑन मैं बात करूंगा कि बी ट्री और बिट मैप में क्या डिफरेंशिएशन होती है। एट अ मोमेंट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कांस्टेंट्स की स्टेट्स क्या क्या होती हैं। हमारे पास होती है जी एनेबल वैलिडेट, एनेबल नो वैलिडेट, डिसेबल वैलिडेट, डिसेबल नो वैलिडेट, 4 स्टेट्स होती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कांस्टेंट्स को इस स्टेट में देखते हैं, एनेबल वैलिडेट, और जब डिसेबल करते हैं तो किस स्टेट में चला जाता है, डिसेबल नो वैलिडेट। लेजेंड देख लीजिए, न्यू डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा। न्यू डेटा ये वाला है, आने वाला डेटा। एग्जिस्टिंग डेटा, जब भी कोई कांस्टेंट आप एनेबल करते हैं, लाइक प्राइमरी की का मैं करता हूँ, टेबल पहले का बना हुआ है, वो क्या करेगा, टेबल के तमाम एग्जिस्टिंग रोज को भी चेक करेगा, क्या वो इस रूल को फुलफिल करती हैं, हर एक वैल्यू नॉट नल है और हर एक वैल्यू यूनिक है, दोनों साइमल्टेनियसली। अगर ऐसा है तो आने वाले डेटा के ऊपर भी वो फुलफिलमेंट करेगा। और जब डिसेबल करते हैं तो ना वो एग्जिस्टिंग को चेक करता है ना ही वो आने वाले को चेक करता है, दोनों को नहीं चेक करता। बट से आपका एक टेबल है, इनिशियली जब वो टेबल बना तो कैंडिडेट की थी लाइक CNIC, किसी का आपने एंटर भी किया, किसी का नल भी हो गया क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं था, तो ठीक है, किसी का शायद डुप्लीकेट भी हो, किसी का शायद नल भी हो। आज आपको ख्याल आया कि यार इट शुड बी सम प्राइमरी की, लेटर ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हुई, आपने कहा कि नहीं जी इसे प्राइमरी की बनाना चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि डेटा इंसर्ट हो चुका है, डेटा आपके पास लॉड ऑफ है, आप चेक करना चाहते हैं कि क्या एग्जिस्टिंग डेटा में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं, एग्जिस्टिंग डेटा में कोई ऐसी रो तो नहीं जो इसको फुलफिल ना करे। सो राइट डाउन ऑल्टर कांस्टेंट नेम, डिसेबल वैलिडेट, ऑल्टर कांस्टेंट लाइक माय टेबल अंडरस्कोर पी के, जो आपके कांस्टेंट का नाम है, स्टेट का नाम आगे लिख दें, डिसेबल वैलिडेट, वो क्या करेगी, टेबल के ऊपर DML लॉक्स टेकअप कर लेगी। टेबल पे कोई DML नहीं हो सकती, नो इंसर्ट, नो अपडेट, नो डिलीट, और वो तमाम एग्जिस्टिंग रोज को चेक करेगा। अगर एक भी रो पे वायलेशन आई तो एरर दे देगा। बास का तो ऐसा भी होता है कि आपने ये चेक कर लिया कि अच्छा यार एग्जिस्टिंग डेटा में तो किसी किस्म की कोई मसले मसाइल नहीं है, या 10 रोज अड़ गई भाई कि यहाँ पे डुप्लीकेशन है, यहाँ पे नल वैल्यूज हैं, आपको पता चल गया कि ठीक है एग्जिस्टिंग डेटा मेरा इस रूल को फुलफिल नहीं करता। अब क्या करें, प्रॉब्लम इज दैट कि CNIC शुड बी प्राइमरी की, तो अभी इसको एनेबल वैलिडेट स्टेट में, एनेबल नो वैलिडेट स्टेट में अप कर देते हैं। ये स्टेट क्या होती है कि वो एग्जिस्टिंग डेटा को चेक नहीं करता, क्योंकि हमें पता चल गया कि 10 रोज वायोलेट करती हैं रूल को, तो एग्जिस्टिंग अगर मैं डायरेक्ट उसको एनेबल वैलिडेट में ले जाऊंगा तो वो कांस्टेंट कभी नहीं लगेगा। रीजन, एक भी रो, एग्जिस्टिंग रो ने इस रूल को वायोलेट कर दिया तो कांस्टेंट एनेबल नहीं हो सकता। तो आप ऐसा करें, उसे एनेबल नो वैलिडेट स्टेट में पुट इन कर दें। उसका बेनिफिट क्या होगा, जिस मोमेंट पे आप एनेबल नो वैलिडेट में जाएंगे वो एग्जिस्टिंग डेटा पे तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेगा, लेकिन आने वाले डेटा के ऊपर प्राइमरी की के रूल्स 100% फुलफिल करेगा। लेटर ऑन जब कभी आपके पास फ्री टाइम हो, आप क्या करें, इस टेबल में से एक्सेप्शंस एक टेबल का नाम होता है, वो तमाम रोज जो इस रूल को फुलफिल नहीं करती उस सब का डंप ले लें एक्सेप्शंस टेबल में। एक्सेप्शंस टेबल में उसके यूनिक रो आईडीज, हर रो का रो आईडी चला जाएगा, उसको मिटिगेट करें, जो भी आपका वे है उन रोज को मॉडिफाई करें, और मॉडिफाई करने के बाद आप अपने कांस्टेंट को एनेबल वैलिडेट स्टेट में पुट इन कर दें। फिर वो क्या करेगा, फिर वो एग्जिस्टिंग, क्योंकि एग्जिस्टिंग में कोई वायलेशन नहीं होगी, वो 100% इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और आने वाले डेटा पे भी अप्लाई होगा। सो ये चाहे प्राइमरी की हो, यूनिक हो, नॉट नल हो, चेक हो, फॉरेन की हो, जो भी कांस्टेंट हो उसके ऊपर ये 4 स्टेट्स आप लगा सकते हैं। एंड दिस वन इज द ब्यूटी ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट ये नहीं कहता कि लाजमी मुझे एनेबल वैलिडेट में ही लगा दो। नो, अगर आपको पता है कि डेटा में, एग्जिस्टिंग डेटा में किसी किस्म की लीकेज है, नो वैलिडेट में लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि जी इन द मीन टाइम नया डेटा बिना टेबल में इंसर्ट हो, हाँ एग्जिस्टिंग के ऊपर उस रूल को चेक कर लें कि क्या वो उसको फुलफिल करता है कि नहीं करता, डिसेबल वैलिडेट में ले जाएं। ठीक, सो दीज आर द 4 स्टेट्स। और जब आप मेंशन नहीं करते, जब आप लिखते हैं क्रिएट कांस्टेंट का नाम, ठीक है, या आप लिखते हैं कि जी इस टेबल के ऊपर ये कांस्टेंट लगा दो, ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कांस्टेंट का नाम,
जब आप आगे कुछ मोड नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट इट्स एनेबल वैलिडेट, बाय डिफॉल्ट एनेबल वैलिडेट मोड होता है। इसी तरह से जब आप नहीं कोई मोड बताते तो बाय डिफॉल्ट इमीडिएट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली इमीडिएट मोड होता है। अगर आप लिखते हैं ना यूं ऑल्टर टेबल, लाइक टेबल का नाम, ऐड कांस्टेंट, प्राइमरी की, जॉब आईडी, अब आपने कुछ नहीं लिखा, इसका कौन सा मोड है, तो बाय डिफॉल्ट इट्स एनेबल वैलिडेट, बाय डिफॉल्ट इट्स इमीडिएट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंगली। एनेबल वैलिडेट इसकी कांस्टेंट एनफोर्समेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इमीडिएट मोड क्या होता है, देखिए जब आप कोई से आपका एक सेशन है सीक्वल, आप इस सेशन के अंदर एक डीएमएल करते हैं, लाइक इंसर्ट की स्टेटमेंट लिखी, उसने लिखा जी कि 200 रोज इंसर्टेड, फिर आगे आपने एक अपडेट की ऑपरेशन करने की अटेम्प्ट की, उस पर एरर आ गया, अपडेट करके आपने आईडी चेंज करने की अटेम्प्ट की, बट आईडी के ऊपर प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा हुआ था, उसने कहा कि डुप्लीकेट या नल वैल्यूज नॉट अलाउड। हालांकि एरर इधर नहीं आना चाहिए था, एरर तब आता अगर आप कमिट करते, मैंने तो अभी ट्रांजैक्शन कमिट की नहीं, कमिट नहीं की, लेकिन वो पहले ही एरर दे देता है। स्टेटमेंट आपकी, हालांकि ट्रांजैक्शन बिगिन हो गई, जब पहले डीएमएल की बिगिन हो गई, उसके बाद जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिखें, इट्स अ पार्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन। लेकिन क्या होता है इसके बाद अगर मैंने कोई फर्दर डिलीशन की, रोज कहता है 1000 रोज डिलीटेड, अब मैं नीचे कमिट करता हूं तो इसी ऑर्डर में पहले ये 200 रोज कमिट होंगी, फिर ये वाली स्टेटमेंट रोल बैक हो जाएगी, फिर ये डिलीशन वाली 1000 रोज कमिट हो जाएंगी एज अ पार्ट ऑफ वन ट्रांजैक्शन। इट्स इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड ट्रांजैक्शन के कमिट या रोल बैक होने का वेट नहीं करता, तो फौरन चेक करता है कि क्या ये रूल इंपोज होता है कि नहीं होता, फौरन वायोलेशन चेक करता है। लेकिन अगर आप डेफर्ड मोड कर दें, इमीडिएट की जगह कीवर्ड लिख दें डेफर्ड, तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा नहीं होता। फिर आपने से दिस वन इज योर सीक्वल प्रॉम्प्ट, आपने डिलीट का ऑपरेशन किया, वो कहता है जी 1000 रोज डिलीटेड। आपने प्राइमरी की का कांस्टेंट लगा हुआ है, डुप्लीकेट रो इंसर्ट कर दी, मान जाएगा। हालांकि डुप्लीकेट रो होगी, डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए प्राइमरी की में, वो मान जाएगा, नो इशू। 1 करें, 100 करें, 1000 करें, जिस कांस्टेंट में जो मर्जी वायोलेशन करें, चेक कब करेगा, जब आप लिखेंगे कमिट। जब कमिट लिखेंगे एट दैट टाइम वो कहेगा कि कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट रोज फाउंड, और उस वक्त एज अ होल ट्रांजैक्शन गॉट टू बी रोल्ड बैक। ये नहीं होगा कि सिर्फ वो स्टेटमेंट रोल बैक हो जाए जो एरर प्रॉन्ड है। आपकी अगर 1000 स्टेटमेंट्स में से सबसे पहली वाली, दरमियान वाली या सबसे आखिर वाली या कोई भी स्टेटमेंट अड़ गई, उसने कोई भी वायोलेशन कर दी, द होल ट्रांजैक्शन गॉन टू बी बैक आउट, खत्म, रोल बैक। ये ड्रॉबैक है इसका सबसे बड़ा। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में से आपकी एक ऐसी डेटाबेस है जिसके मल्टीपल टेबल्स हैं, जिसमें प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप लगा हुआ है, और प्राइमरी पेरेंट की के अंदर, प्राइमरी की वाले टेबल के अंदर पेरेंट की है कोई नहीं, बट फॉरेन की वाले टेबल के अंदर लोग उसको इंसर्ट करते जा रहे हैं, तो वो करने देगा, नो इशू। कब तक ये ट्रांजैक्शन, कब तक, अनटिल अनलेस कमिट नहीं करते। कमिट करने से पहले पहले अगर प्राइमरी की वाले टेबल में किसी ने वैल्यू डाल के कमिट कर दी तो वो मान जाएगा इस ट्रांजैक्शन को, और अगर इन द मीन टाइम ये वैल्यू प्राइमरी की वाले टेबल में ना आई तो एरर आ जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में जहां पे मल्टीपल टेबल्स ने रिमोट साइट से एंड अपडेट होना होता है, डिलीट होना होता है, मॉडिफाई होना होता है, वहां पे हमें लाजमी इस चीज का बेनिफिट है। बट जहां पे आपके पास ये सीरियलाइजेबल ट्रांजैक्शंस होती है ना, इट्स नॉट टू फेस कमिट ट्रांजैक्शंस, वहां पे आपके पास कह लें कि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के ब्लैक बोर्ड रूल या वाइट बोर्ड रूल जिसे आप कहते हैं, इट शुड बी देयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी